नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे बच्चों ई गवर्नेंस के बारे में क्योंकि ई गवर्नेंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो ट्रिपल सी के सेक्टर से हो, चाहे एडीसीए के सेक्टर से हो, किसी भी सेक्टर में आप जाते हैं, कोई भी सरकारी विभाग में कोई किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप, तो ई गवर्नेंस उसमें भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज हम समझेंगे कि ई गवर्नेंस होता क्या है, इसके कितने टाइप होते हैं, इसका यूज़ कब से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, इसमें सबसे पहला एप्लीकेशन सबसे पहला किसकी शुरुआत की गई जिससे ई गवर्नेंस आया। ई गवर्नेंस का लोग कहते हैं ई गवर्नेंस। तो देखते हैं ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है। पहले ई गवर्नेंस के बारे में शुरू करते हैं। ई गवर्नेंस का मतलब होता है, तो ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक का मीन्स जो बिजली से चले उसी को कहते हैं। अगर आपको ई गवर्नेंस के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। देखिए, ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक का मीन्स होता है कोई डिवाइस जो बिजली से चले, वही मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनिक। ठीक। अब इलेक्ट्रॉनिक बिजली से चलने का मतलब जैसे हमारा मोबाइल हो गया, हमारा लैपटॉप हो गया। और गवर्नेंस का मतलब होता है सरकारी कामकाज, यानी सरकार के जो काम काज होते हैं उन्हीं का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे आ जाना ही ई गवर्नेंस है। अब जैसे ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जो बिजली से चलते हैं, हमारा लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, डेस्कटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, यानी इन सब डिवाइसेस पे सरकारी काम काज आना ही ई गवर्नेंस कहलाता है। अब देखिए, जैसे आपने देखा होगा कि स्कूल का फॉर्म जो होता है, जैसे मान लीजिए ये देखिए स्कूल का फॉर्म है, ये भी आप ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। और ये जब ई गवर्नेंस आया था वो 1970, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 1970 में ई गवर्नेंस आया था और एनआईसी की स्थापना हुई थी 1977 में। ठीक। तो इंफॉर्मेशन हमको ई गवर्नेंस के थ्रू, जैसे मान लीजिए कोई भी सरकारी फार्म निकलता है तो क्या सरकार आपके कान में आके बताती है कि भैया सुनो, जो फार्म निकला है ये पुलिस का फार्म निकला है, इसे तुम भर दो। ऐसा नहीं करती है ना। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विधि से, वेबसाइट के विधि से, बिजली से जो डिवाइसेस चलती है, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, उसी की विधि से, वेबसाइटों की विधि से तो हमें पता चल पाता है कि हाँ ये फॉर्म आया है। तो इसी सबको जो ऑनलाइन सरकार बताती है इसी को ई गवर्नेंस कहा जाता है। ठीक। जैसे अब उसमें कई सुविधाएं आ जाएंगी, अभी आगे बात करते हैं। तो 1970 में बना था ई गवर्नेंस। ठीक। उसके बाद जो हमको इंफॉर्मेशन देता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ये आया था 1977 में। 1977 में जब आया तो आप देखते हैं जितने भी आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आते हैं, चाहे वो आय बनवाना हो, वेरिफिकेशन चालू हो गया है, ये फॉर्म आ गया है तो इसकी काउंसलिंग चल रही है, सब कुछ आता है ना, वो सब एनआईसी से हमको दिया जाता है। वो सब कहाँ से हमको दिया जाता है? एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क। ठीक। ये आया था 1977 में और यही ई गवर्नेंस की दिशा में पहला कदम था। ई गवर्नेंस इस टाइम आया था। ई गवर्नेंस की दिशा में एनआईसी पहला कदम था। इंफॉर्मेशन यहीं से सारे एक्सेस किए जाते थे। ठीक। का स्कूल में एडमिशन कराना है, ऑनलाइन टिकट बुक करना है, बिजली का बिल ये भी तो आप पेड करते हैं ऑनलाइन ही। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो सब ऑनलाइन हो गया है, इसी को ई गवर्नेंस कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ठीक। यानी इलेक्ट्रॉनिक विधि से सरकार के सारे कामकाज, इसी को बोला जाएगा ई गवर्नेंस। ठीक। अब देखिए, इसके भी कई टाइप होते हैं। अब इसके अगर टाइप की बात कर लें तो इसके अगर आपसे कोई पूछे ई गवर्नेंस क्या होता है तो कह दीजिए कोई भी फार्म वार्म निकलता है तो क्या सरकार हमें बताने आता है? नहीं। हमें कैसे पता चलता है? हम मोबाइल के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू। G2E का, तो देखिए जब कोई सुविधा हमें सरकार, जैसे मान लीजिए जब कोई ट्रांजैक्शन या कोई बातचीत सरकार से सरकार के बीच में होती है, जैसे हमारे यहाँ के सरकार प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक, और दूसरे यहाँ के जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप, और भी जो वहाँ के प्रधानमंत्री वगैरह हैं, तो उनसे जब बातचीत होती है हमारे सरकार की तो इसे G2G कहा जाता है। जब एक जगह की सरकार दूसरे जगह की सरकार से बातचीत करता है तो इसे G2G कहा जाता है, यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। आप देखोगे कोई देश अनाज सप्लाई करता है, कोई देश है तेल सप्लाई करता है, तो वो दोनों का सरकार के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि भैया 2 साल 3 साल आप हमारे यहाँ अनाज देंगे। तो यही जो सरकार के बीच कम्युनिकेशन होता है, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे एक सरकारी एजेंसी, दूसरी गवर्नमेंट एजेंसी, तीसरी गवर्नमेंट एजेंसी, तो ये तीनों के बीच जो ट्रांजेक्शन होते हैं ना, जो बातचीत होते हैं, इसी को G2G कहा जाता है। इसी को क्या बोलेंगे? G2G।
कोई पूछे G2C क्या होता है, तो कह दीजिए गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी गवर्नमेंट से आम नागरिक, यानी नागरिक, जैसे गवर्नमेंट टू, जैसे आप लोग देख रहे होंगे गवर्नमेंट टू जनरल पब्लिक, जो भाई जनरल पब्लिक होती है जैसे हम लोग, तो सरकार जो हमसे जुड़ती है, अब वो आधार कार्ड वाले माध्यम से जुड़े, कोई फार्म के माध्यम से जुड़े, किसी भी माध्यम में, डाक पोस्ट के माध्यम से जुड़े, कोई भी सरकारी विभाग के माध्यम से जुड़े, तो जो सरकार हमसे जुड़ती है उसी को G2C कहा जाता है, गवर्नमेंट टू सिटीजन, उसी को बोलेंगे G2C, यानी जो सरकार हमसे जुड़ी होती है। ठीक, अब बात कर लेते हैं G2B की, तो G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस। आप देखते हैं कई लोग बिजनेस के लिए लोन लेते हैं, ठीक, गवर्नमेंट टू बिजनेस, या अडानी हो गए, अंबानी हो गए, ये लोग क्या करते हैं, बिजनेस के लिए सरकार से जुड़े हुए हैं कि नहीं, कुछ अपना भी प्रॉफिट ले रहे हैं, सरकार को भी दे रहे हैं, तो यानी G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस, यानी या फिर बिजनेस करने के लिए, अभी आप G2C कोई कोर्स कर रहे हैं तो आप G2C के अंतर्गत आ रहे हैं, गवर्नमेंट टू सिटीजन से लाभ ले रहे हैं, आप सिटीजन नागरिक के रूप में लाभ ले रहे हैं, लेकिन अगर आप कोई बिजनेस चले गए और सरकार से लोन लेने जा रहे हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, सरकार से लोन लेने जा रहे हैं, तो वो G2B के अंतर्गत आएगा। क्यों G2B के अंतर्गत आएगा, क्योंकि G2B का मतलब होता है गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2E का मतलब हम लोग जैसे नहीं, मतलब हम जैसे मंगरू लोग नहीं, G2E मतलब सरकारी नौकरी, जिनके पास सरकारी नौकरी होती है वो लोग G2E के अंतर्गत आते हैं। G2E मतलब गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, जो गवर्नमेंट के सरकारी कर्मचारी होते हैं, सरकार उनसे भी कनेक्ट रहती है। अब जैसे वो किसी भी विभाग में हो सकते हैं, पुलिस में है, कोई IAS पोस्ट पे है, कोई किसी भी पोस्ट पे है, तो वो G2E के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि वो सरकार के ही कर्मचारी हैं, यानी गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। सरकार जब उनसे कोई बातचीत करती है तो इसे G2E बोला जाता है। अगर देखा जाए तो ई गवर्नेंस जो स्टार्ट हुआ था, उसका स्टार्टिंग पॉइंट था पहले कंप्यूटरीकरण, मतलब पहले हर क्षेत्र में, जैसे हर क्षेत्र का मतलब हो गया बैंक में, डाकघर में, और जैसे इसरो नासा में, और भी सारी चीजें, कोर्ट वगैरह में, जज वज भी यूज करते हैं ना लैपटॉप कंप्यूटर, तो पहले इन सब जगहों पे कंप्यूटर बैठाए गए, यानी पहले क्या किया गया, पहले कंप्यूटराइजेशन किया गया, पहले इन सब जगहों पे कंप्यूटर क्या किए गए, बैठाए गए। ठीक, तो ई गवर्नेंस की पहला शुरुआत ये हो गया कि उस टाइम जब बैंकों में पहले कंप्यूटर बैठाए गए थे ई गवर्नेंस के अंतर्गत, तो कई लोग रिजाइन कर दिए थे कि हम कंप्यूटर पे काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन कई लोग नहीं रिजाइन किए थे, आज देखिए उनका बढ़िया है, और जो रिजाइन कर दिए वो अभी तक पछताते हैं। ठीक, तो पहले क्या किया गया, कंप्यूटर को बैठाया गया, ये ई गवर्नेंस में पहला स्टेप किया गया। पहले सारे सरकारी विभागों में, सरकारी क्यों, क्योंकि सरकार का ही पहले, तो भाई अपने ही क्षेत्र में पहले बैठाएगा। अब मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं तो पहले अपने ही क्षेत्र में करेंगे ना, पहले अपने ही शहर में करेंगे, तब दूसरे के शहर में जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट वगैरह करेंगे, पहले तो अपने ही शहर में किया जाता है। तो गवर्नमेंट पहले अपने ही सेक्टर में कंप्यूटरों की क्या की, बैठाई। ठीक, और सेक्टर आपके सामने दिख ही रहे हैं। ठीक, अब दूसरा क्या किया गया, नेटवर्किंग स्थापित किया गया, एक दूसरे से कंप्यूटर को बैठाया गया, और दूसरे चरण में एक दूसरे से कंप्यूटर को जोड़ा गया, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से क्या किया गया, जोड़ा गया। पहले कंप्यूटर में बैठाया गया, पहले पहल में क्या हुआ कि सारे डाकघर, सरकारी विभागों में कंप्यूटर बैठाया गया, और दूसरे चरण में इन कंप्यूटरों को एक दूसरे से जोड़ा गया। ये हुआ कि नेटवर्किंग स्थापित किया है। नेटवर्किंग का मीन्स ही होता है कि अभी आप गूगल पे जाके नेटवर्किंग लिखो तो उसमें आ जाएगा कि एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति जुड़ा, या एग्जाम्पल में देगा ये एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर जुड़ा। तो यानी दूसरे चरण में क्या किया है, इन कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा गया। तीसरे चरण में जो हुआ वो हुआ ऑनलाइन प्रेजेंस। अच्छा ये बताइए, आप दुकान तभी चलेगा ना जब आप दुकान खोलेंगे, तो यहाँ साइट तो आप बना लिए लेकिन वो बंद था, तो उसके खोलने का मतलब आप उस पर ऑनलाइन जाइए, आप उस पर ऑनलाइन जाइए, तभी ना उसको आगे बढ़ेगा। आप तभी ना कोई प्रोडक्ट वगैरह या फिर कोई भी सामान है या कोई भी सुविधा है, कोई भी सर्विस है, आप ऑनलाइन रहेंगे तभी ना दे पाएंगे। अब तो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया, लोग लगा देते हैं कि भैया कोई सबमिट पे क्लिक करे तो फॉर्म सबमिट हो जाए, ये लोग पहले ही बता देते हैं। जैसे हमारे मोबाइल में अलार्म होता है, हम लगा देते हैं कि भैया इतने टाइम बाद बच जाए, तो यही चीज होता है। तो पहले क्या करना पड़ेगा हमें, ऑनलाइन प्रेजेंस देना पड़ा। ऑनलाइन प्रेजेंस देने का मतलब वेबसाइटों पे ऑनलाइन जाना पड़ा, जिससे लोग क्या किए, एक दूसरे से कनेक्ट हो सकें। ऑनलाइन होने का मतलब कनेक्ट होना। तो अच्छा ये बताइए, ऑनलाइन रहेंगे तभी ना एक दूसरे से बातचीत कर पाएंगे। अभी किसी को आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके छोड़ दीजिए तो वो ऑनलाइन आएगा तभी ना सीन करेगा। ठीक,
तो तीसरे चरण में तो यह कि ऑनलाइन प्रेजेंस को लोगों को हुआ कि मतलब ऑनलाइन हमें आना चाहिए। चौथा चरण जो होता है वो था कि ऑनलाइन अंतःक्रियाशीलता, मतलब ऑनलाइन इंटरएक्टिविटी, मतलब ऑनलाइन तो आ गए हैं लेकिन बातचीत तो होना चाहिए ना। तो उस तीसरे चरण में सॉरी चौथे चरण में ये कहा गया कि ऐसा कोई मतलब स्टार्टिंग पॉइंट बना दें कि एक दूसरे से क्या कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें, मतलब बातचीत। चौथे चरण में ऑनलाइन डाउनलोड करने योग्य फार्म बनाएंगे। देखिए आधार कार्ड संशोधन करवाने जाते हैं, मान लो मोबाइल नंबर चेंज करवाना है, डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है, तो आपको एक फार्म पकड़ा देंगे, कहेंगे फॉर्म ले लीजिए और इसको भर दीजिए। तो लोग करते क्या उस फॉर्म से, वही आपका डिटेल देखते हैं, फिर वही भरते चले जाते हैं लैपटॉप पे। तो यानी ऑनलाइन अंतःक्रिया इंटरएक्टिविटी का मीन्स होता है कि डाउनलोड करने योग्य फार्म बनाए गए जिससे आपको सामने, अच्छा मान लीजिए अगर वो आपसे फार्म ना बैठा है तो या तो आपको सामने बैठा के आपसे पूछते रहे कि भैया आपका डेट ऑफ बर्थ बताओ, आपका बताओ, कौन सा नंबर डालना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इसी सबको दूर करने के लिए एक डाउनलोड करने योग्य फार्म बना दिया है कि लोगों को दे दीजिए, वो सब चुपचाप भर के लाके आपको दे देंगे। ये हो गया, जिससे थोड़ी-सी सुविधा मिल गई, वहाँ लोग जाने नहीं लगे, मतलब वहाँ भीड़ नहीं जमा हुई, सरकारी विभागों में जो ऑफिस होते हैं वहाँ भीड़ नहीं जमा हुई, इसी सब के चलते। ठीक? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा।